हेलो डियर सीएमए स्टूडेंट्स। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत से स्टार्ट करूंगा। एक रिपीटर्स के लिए जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, जून दिसंबर का चक्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी डन, यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू ऑलरेडी गॉट। और जो फर्स्ट टाइमर्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम फर्स्ट टाइम देंगे तो पास हो ही जाएंगे, तो उनके लिए भी एक कहावत है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन डेफिनेटली यू आर प्लानिंग टू फेल। बात को फिर से पढ़ना और सोचना मैंने क्या बोला। दोस्तों, एग्जाम के लिए आप नॉर्मली तैयारी करने के लिए क्लासेस लेते हो, इंस्टीट्यूट मटेरियल खरीद लेते हो, उससे पढ़ते हो, बट वो इनफ होता तो 90% से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे होते। अगर क्लासेस इनफ होता तो 90% से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे होते, लेकिन आपको बता दें पास सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही होते हैं। कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं? ठीक है, वो है 10 से 15%। तो ऐसा क्यों होता है कि 10 से 15% बच्चे ही पास होते हैं? बिकॉज उनके पास होता है एक बहुत ही बेहतरीन प्लान, और खाली प्लान होने से भी नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट भी वो कर लेते हैं, इसलिए वो पास हो जाते हैं। कुछ उसमें फर्स्ट टाइमर्स होते हैं 2-5% जो एक ही बार में एग्ज़ाम दिया निकाल दिया, और बहुत सारे लोग रिपीट कर करके वो सारी गलतियां अपना सुधारते हैं तो वो पास होते हैं। तो अल्टीमेटली आगे जाने का रास्ता सिंपल है कि ये सारा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। कोई फर्स्ट टाइम में मीट कर लिया तो 2-5% बच्चे वैसे फर्स्ट टाइम में पा जाएंगे, और बाकी अटेम्प्ट दे के 3-4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे के अपनी गलतियां सुधारते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं वो। बट सुधरना तो पड़ता है, बिना सुधरे यहाँ से आगे जाना मुश्किल है। तो एक गोल्डन रूल क्या है? क्लासेस नॉट इनफ, क्लासेस आर जस्ट टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूज सिलेबस, teach you the relevant part of the syllabus in a way that you can easily handle, give you the real world application of the book. That is for the purpose of the class, but it can't exactly help you to pass करने के लिए बहुत सारा और काम है। अब बहुत सारा और काम में कुछ गोल्डन मंत्र दे रहा हूँ। पहला मंत्र है रिटन प्रैक्टिस। ये रिटन एग्जाम है भाइयों बहनों। अब ये गोल्डन मंत्र रिटन प्रैक्टिस आपके दिमाग में बैठते ही नहीं। आप लोग बोलते हैं इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर देखूंगा और मिलाऊंगा आंसर को क्वेश्चन से, क्वेश्चन को आंसर से। समझ में आ गया तो प्रैक्टिस हो गया। ये कैसा तरीका भाई, रिटन प्रैक्टिस। अब दूसरा वर्जन बच्चे क्या समझते हैं? वो समझते हैं क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, तो चलो एक और कॉपी बनाते हैं और इस आंसर को ही इस कॉपी में उतारते हैं, देख देख के लिखेंगे तो रिटन प्रैक्टिस हो गया। ये कैसा रिटन प्रैक्टिस है भाई? ऐसा नहीं होता रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस कैसा होता है कि क्वेश्चन लिया और कॉपी जो है सॉल्यूशन की या जिसमें आंसर लिखा हुआ उसको उठा के रख दिया, और फिर ब्लैंक कॉपी में आंसर्स बनाने का प्रयास किया। बीच बीच में ऐसा लगेगा आप अटक गए, आपसे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको मन करेगा ये नीचे नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ उसको देख लेते हैं और फिर मार देंगे टिक 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 और बोलेंगे हो गया रिटन प्रैक्टिस। ऐसा रिटन प्रैक्टिस नहीं होता। तो रिटन प्रैक्टिस होता कैसा है? होता ऐसा है कि बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर अपने से बनाया, कोशिश किया पूरा लास्ट तक जाने का, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे करके दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया और पूरा चैप्टर बना लिया, और फिर लास्ट में चेक किया कि कौन कौन सा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो है रिटन प्रैक्टिस। और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे बैठ के देखा कि क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, अपने सोच के हिसाब से पूरा पेपर सॉल्व कर करके देखना है। तो दैट्स हाउ रिटन प्रैक्टिस इज डन। अब ये खाली प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत लोग कर लेते हैं क्योंकि उसमें मज़ा आता है बहुत लोगों को, बट थ्योरी में फिर बोलते हैं छोड़ो ना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर पढ़ लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो थ्योरी में नंबर नहीं आती उनकी। तो थ्योरी में नंबर उठाने के लिए भी क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पूरा डिटेल में नहीं लिखकर एटलीस्ट पॉइंट वाइज लिखना है कि ये पॉइंट्स लिखेंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे, और फिर देखना है जब पूरा आंसर्स लिख लें तो वो सारे पॉइंट्स आपके आंसर में मौजूद थे कि नहीं थे। दैट्स हाउ इट इज डन। अब इसमें भी क्या होता है, आपको पता नहीं होता कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो सही है कि गलत है, आप खाली अपना पॉइंट ही मिला रहे हो। तो ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो पॉइंट्स है उससे आंसर बना कैसे है, आंसर की क्वालिटी क्या है, क्या क्वालिटी है आंसर की, मतलब किस तरह से वर्ड्स यूज़ करके वो आंसर को एक
फ्रेमवर्क में बनाया गया, इंट्रोडक्शन, फिर एलैबोरेशन, फिर लॉजिक, फिर एक प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, ऐसे करके कंक्लूड कैसे किया हो, एक फ्लो में आंसर चलता है, राइट। तो वो सब जब ऑब्जर्व करोगे तो रियल रिटन प्रैक्टिस होगा। तो सेकंड मंत्र दे रहा हूं आपको, वो है क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रेटजी। अभी तक क्या चलता था, कॉन्सेप्ट फर्स्ट चलता था, अब हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रेटजी? देखो क्या होता है एग्जाम में, बहुत बार आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो है ना, तो कंसेप्ट तो सारा याद रहता है। अब उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो आप बोलते हैं अरे ये कहाँ से आ गया, तो मिल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आया कहाँ से आया। क्या होता है, आप कंसेप्ट में इतना टाइम बिता देते हो, टाइम तो लिमिटेड है, तो उसके बाद सम्स के लिए टाइम ही नहीं बचता, क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो फिर जब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में डायरेक्ट फेस करने को मिलता है तो आप बोलते हैं अरे मेरे से हो ही नहीं रहा, ये तो पता ही नहीं कहाँ से आया। तो आप अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लासेस के समय कर ही चुके हैं तो अब क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रेटजी में आ जाएंगे। मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हर चैप्टर का बनाने का प्रयास करेंगे, या खोज खोज के क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे। अब खोज खोज के क्वेश्चन करेंगे मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया जहान का कोई मैट उठा लिया और उसको सॉल्व करेंगे तो पगला जाएंगे, इतना तो करने का समय ही नहीं है। आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रेटजी में आईसी में मैट इज द सुप्रीम, दैट इज द फर्स्ट सोर्स। सेकंड सोर्स इज ऑल पास्ट पेपर्स, ऑल पास्ट पेपर्स। थर्ड सोर्स इज ऑल मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। इतना के बाद टाइम बचता नहीं, ठीक है। अब ये सब आप न्यू सिलेबस में, तो न्यू सिलेबस तक ही रिस्ट्रिक्ट रखिए अभी, पहले उतना सबका कर लीजिए, फिर देखेंगे ओल्ड सिलेबस। सर हमने सुना है कि बहुत बार क्वेश्चंस इन सब के बाहर से भी आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं, तो उसका कुछ ये उपाय नहीं है कि आप दुनिया भर का बाहर का सम्स कर लें। उसका उपाय ये है कि वो एग्ज़ाम हॉल में हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मतलब अब ये मान के चलना पड़ेगा कि इसके बाद भी कुछ आएगा तो मैं करने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा नेक्स्ट जो बाहर से चीज़ है वो क्या, आप क्लासेस लिए हुए हो तो क्लासेस में जो आपका मटेरियल है उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आप उसके बाद कर लेना, क्योंकि वो मटेरियल में जनरली जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे वही बाहर के क्वेश्चंस होते हैं। आपको दूसरा क्लासेस का सॉल्व करने का दरकार नहीं, जिस क्लास में आप थे उसी क्लास में आप टिक के भरोसा करके एक ही जगह का खाली मटेरियल सॉल्व करेंगे तो काम बन जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनके जो एग्जांपल्स है वो सब आप कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली द एक्स्ट्रा दैट यू नीड। बट द अप्रोच शुड बी डू मैक्सिमम क्वेश्चंस देन रीडिंग द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। बोले क्वेश्चन तो हम बना लेंगे, कंसेप्ट तो आ जाए तो क्वेश्चन में क्या है, कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, होता नहीं, ये बात बेतुकी बात है, एग्ज़ाम में बनता नहीं। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रेटजी जाना पड़ेगा। तीसरा एक और स्ट्रेटजी दूंगा, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। ये अगर आप फॉलो कर लिए तो कोई आपको पास होने से रोक ही नहीं सकता है। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी क्या है, ये कहता है कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट पास होने के लिए कितना चाहिए, 40। तो इसलिए 40% टॉपिक्स या चैप्टर्स बोल दो, टॉपिक्स बोल दो या चैप्टर्स बोल दो, जिससे 40 मार्क तक का एग्ज़ाम में आता है वो आपके ऐसे उंगलियों पे होना चाहिए कि उससे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ज़रूर आंसर कर दोगे, तभी तो 40 मार्क उठा पाओगे ना एग्ज़ाम में। बाकी सबसे 20 आ जाए तो भी अपना काम हो गया, राइट। तो उसका घोट के पी जाना है। क्या समझना है, घोट के पी जाना? अब ये वर्ड आप समझते हो कि नहीं? घोट के पी जाना है मतलब उससे कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसका 100% आपको आना चाहिए। अगर आप ये 3 स्ट्रेटजी भी दिमाग में बिठा लें तो आपका 90 डेज़ एकदम एक अलग डिमेंशन पे चला जाएगा और आप देखोगे कि आपका पास होने का चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड चीज पे, दैट इज अबाउट योर 3 times revision schedule and how are you going to utilize your this entire 90 days। तो 90 days में 3 times रिविजन शेड्यूल क्या होगा, 90 days प्लस 3 times रिविजन शेड्यूल, ठीक से समझना एकदम। सबसे पहला 90 डेज में अभी हम लोग ऐसे मान रहे हैं, देखो 10 सितंबर पे हम आज हैं, हम 11 सितंबर से गिनते हैं, 11 सितंबर टू
पहले हम पकड़ेंगे 30 सितंबर, ये एक पीरियड है। तो इस पीरियड में क्या करना है, व्हाट टू डू इन दिस पीरियड, इस पीरियड का टास्क आपको दे रहे हैं 90 डेज पीरियड में। ये पहला पीरियड है, पीरियड 1। इस पीरियड में आपको क्या करना है वो समझ लो। इस पीरियड में अगर आपकी क्लासेस बाकी है तो फटाफट ख़त्म करिए, और डिले नहीं हो सकता। बेसिकली मैं 30 तारीख नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये 30 तारीख को काट के ना, यदि आप 27 तारीख तक करें तो बहुत अच्छा है। कंप्लीशन ऑफ क्लासेस अगर आपके बच गए हैं तो क्या करना है आपको, कंप्लीशन ऑफ क्लासेस। सेकेंड नंबर आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर आपको करना है, अगर क्लासेस कंप्लीट हो गए, मान लेते हैं आपके कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनका क्लासेस कंप्लीट हो गया है, तो वो क्या करेंगे, अपना एक एक चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर्स को रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स रिव्यू कैसे करते रिव्यू, जैसे मान लो एक चैप्टर को आपने क्लास में पढ़ा तो उसका क्लास नोट्स लेके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, क्लास नोट्स लेके बैठ जाएंगे और एकदम अच्छे बच्चे की तरह जो स्टार्टिंग में नोट्स लिखा हुआ है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर सर ने कोई इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ाया तो इंस्टीट्यूट मैट का जो मार्किंग है वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। और रिव्यू करने के बाद बीच बीच में एग्जाम्पल्स आएगा तो उसको कैलकुलेटर में अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए, क्या करेंगे, क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस करेंगे। और रिटन प्रैक्टिस करने के बाद हर चैप्टर का क्लास नोट्स एंड सम्स का रिटन प्रैक्टिस। सम्स का रिटन प्रैक्टिस कैसे करना वो ऊपर मैं आपको बताया था। अगर थ्योरी है तो थ्योरी का भी पॉइंट लिखकर रिटन प्रैक्टिस होगा। वो करने के बाद आप हर चैप्टर का एक सुंदर सा समरी नोट्स बना लेंगे, जिसको हैंड रिटन नोट्स बोल लीजिए, जिसको एरियल व्यू नोट्स बोल लीजिए। मैं बहुत बार इसको एरियल व्यू नोट्स बुलाता हूँ। क्या बुलाता हूँ, एरियल व्यू नोट्स। हर सब्जेक्ट का ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाना है जो कि 3-4 पेज में ख़त्म हो जाए एक एक चैप्टर को लेकर। ठीक है, बेसिक आइडिया ये है कि 3 to 4 पेजेस पर चैप्टर, मतलब उससे ज़्यादा ना लगे, ऐसा छोटा छोटा बनाना है पेज को बीच में। जैसे मान लीजिए चार्ट वाइज कन्वर्ट करके लैंडस्केप मोड में ले जाके कॉपी को आप ऐसे 3 पार्ट मिल जाएगा आपको, कॉपी घुमा के कर लिया, या फिर आप पेजेस निकाल कर ऐसे मिडल पेज वाला निकाला और इधर भी लिख के इधर भी लिख के इधर भी लिख के इधर भी लिख के ऐसे, फिर इसके पीछे में लिख कर समरी नोट्स बनाने का प्रयास करना है। समरी नोट्स बनाने के लिए कोई साइंस नहीं है, कोई वो नहीं है कि बहुत सुंदर सा बनाना है, क्या क्या नहीं लेना है, उतना सोचने का कोई दरकार नहीं है। बहुत इजी है। टॉपिक नेम लिखो, उसके अंदर का जो सब टॉपिक है वो नेम लिखो, और अगर उसके बाद पॉइंट्स है तो पॉइंट का खाली हो सके तो एक्रोनिम लिखो। पॉइंट्स का क्या लिखोगे, एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब कोड वर्ड जिससे वो पॉइंट याद हो जाए, बस इतना ही। अगर थ्योरी है तो, और प्रैक्टिकल है तो क्या लिखोगे, प्रैक्टिकल है तो पॉइंट्स नहीं होगा, स्टेप्स आ जाएगा। ठीक है, या फॉर्मूलाज आ जाएगा, बस। कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेल नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट कि इतना सही चीज़ है। अगर ठीक से देखें तो अगर आपके टीचर लोगों ने बना के दिया, जिसका भी आप क्लासेस लिए, तो भी अपने हाथ से बनाना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से बनाने से दिमाग में बैठेगा। टीचर का बनाया हुआ को रेफ़र कर लो, बट बनाओ अपने हाथ से और शॉर्ट करके। तो ये काम आपको कर लेना चाहिए ऐसे 11 से 27 सितंबर। तो आपके पास हिसाब से बहुत ज़्यादा हाथ में टाइम तो है नहीं, तो एक एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 दिन अलॉट करके आप ये समरी नोट्स को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 8 सब्जेक्ट दे रहे तो 16 दिन है ना, तो 2 दिन पर सब्जेक्ट ही मिलेगा आपको अप्रॉक्स। अब आप 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं तो आपको 4 दिन पर सब्जेक्ट मिलेगा, बट आपको यही करना है। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, आप 4 दिन में ये कैसे हम पूरा कर लेंगे? वेरी गुड। तो आप है ना मेरी पूरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आपको ब्रह्मास्त्र लगाना है। अभी ये इतना पीरियड में आप
ब्रह्मास्त्र पे काम करिए। 40% टॉपिक्स ऐसा उठा लीजिए जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। अगर ये नहीं पता है तो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट मैट खोलेंगे आईसीएमआई मटेरियल। तो आईसीएमआई मटेरियल में ना स्टार्टिंग में आपको सब दिख जाएगा। आईसीएमआई स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वो बता देता है कि किस किस चैप्टर से कितना कितना नंबर का आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो लॉ का खोलता हूँ, तो आप स्टार्टिंग में जाके देखोगे ना, उधर ऐसे वेटेज दिया हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वेटेज को फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे हर सब्जेक्ट में दिया हुआ है। तो आपको ये किसके लिए करना है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के लिए करना है रिटन प्रैक्टिस। ब्रह्मास्त्र और रिटन प्रैक्टिस मिल के चलेगा। ठीक है, और फिर उससे समरी नोट्स बना लेना है। तो ये पीरियड 1 का काम। बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, करना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब मान लीजिए समरी नोट्स बनाने के लिए सारा चैप्टर्स का टाइम नहीं मिला, कोई गल नहीं है, अभी भी बहुत टाइम आगे बाकी है, बट काम करेंगे 27 सितंबर तक ही। उसके बाद कुछ और काम करना है। ठीक है, समरी नोट्स जितना बन गया, ब्रह्मास्त्र का तो बन गया, बाकी जो नहीं बना वो और भी समय है, अभी आगे आगे बन जाएगा। बट यहाँ पे यही डेडलाइंस है, इसको करने का ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आ जाएंगे आपका 3 टाइम्स रिवीजन शेड्यूल में। अब 3 टाइम्स रिवीजन शेड्यूल चालू हो रहा है। ओके, देखो ध्यान से सुनना, रिवीजन शेड्यूल बहुत काम का है। तो 3 टाइम्स रिवीजन शेड्यूल बना के इसको एग्जीक्यूट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ध्यान रखना। तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने का बहुत अच्छे से कोशिश किया है। पहला रिवीजन होगा, आपका पीरियड है 28 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक। 28 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक ये फर्स्ट रिवीजन का पीरियड। दिस इज़ द पीरियड फॉर फर्स्ट रिवीजन। ऑलराइट, तो इस पीरियड में आपका जितना सब्जेक्ट्स है आपको उसका फर्स्ट रिवीजन करना है। और फर्स्ट रिवीजन के समय हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझिएगा। फर्स्ट रिवीजन के समय हम लोग समरी नोट्स से रिकैप करेंगे, और जो समरी नोट्स हम लोगों का नहीं बना हुआ है वो बनाएंगे। पहले जो नहीं बना था वो अब बना लेंगे, और जो बन गया उसका रिकैप करेंगे। रिकैप करने से क्या, वो ब्रह्मास्त्र वाला रिकैप हो रहा है तो वो ब्रह्मास्त्र वाला और स्ट्रांग हो रहा है, और जो नहीं बना वो बना लेंगे। सेकेंड नंबर, समरी नोट्स में जो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रिटन प्रैक्टिस करके समझ आया कि टफ़ है, ये आपसे होता नहीं है, इसमें आप मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आपका क्लास के समय किया हुआ था और आपको समझ आया कि वो टफ़ है, होता नहीं है, उस समय का कोई मार्किंग किया हुआ है, तो उन सम्स का लिस्ट चाहिए। सम्स लिस्ट, क्वेश्चंस लिस्ट, जिसमें आपको लगता है कि आप अटक सकते हैं, उसको मैप टू समरी नोट्स। समरी नोट्स में भी जहाँ जहाँ टॉपिक लिखा है उसके बगल बगल में समरी नोट्स में ही उस सम्स का लिस्ट अगर अटैच कर दें या साइड में अलग कलर का पेन से लिख दे तो बेटर है। तो क्या करेंगे आप, सम्स का लिस्ट अपना यहाँ पर मैप कर देंगे। थर्ड नंबर, आप क्या करेंगे, इन्हीं सम्स को एक बार और गो थ्रू करेंगे, जस्ट गो थ्रू, रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गो थ्रू दीज सम्स। बस सम्स को वापस गो थ्रू कर लेंगे जिसमें जिसमें आप फंस जाते थे, समझ गए, वो सम्स जिसमें जिसमें आप फंस जाते थे। यानी कि उस सम्स में भी एक तरह से ABC एनालिसिस रन कर रहा है। तो A मतलब बहुत अच्छे से आता है, B मतलब ठीक ठाक आता है, C मतलब नहीं आता है। तो आपका जो B और C कैटेगरी का सम्स है उसको मैप करना है। A कैटेगरी का सम्स नहीं मैप करना है आपको, B C का मैप करना है और उसको गो थ्रू करना है, मतलब जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब रिटन प्रैक्टिस नहीं करना है। उसके बाद आपको फेज़ 1 ऑफ SJC's मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट करना है। हाँ जी, फेज़ 1 ऑफ SJC मॉक टेस्ट संग्राम ये चालू हो रहा है 1 अक्टूबर से और ये कंक्लूड होगा 9 नवंबर को। तो 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम देने के पहले 28 सितंबर से प्रिपरेशन इसका चालू कर देंगे। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल शेड्यूल हमने बना दिया है। अब आप इसमें आ जाएंगे तो आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा। और इसमें क्या मस्त चीज़ है कि आपको एक एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया, मान लो ट्यूसडे को, तो उसका चैप्टर लिस्ट अभी से बता दिया गया है, तो उस पर एक एग्ज़ाम होगा। इस तरह से हर सब्जेक्ट का 3-3 एग्ज़ाम होगा और आपको पता है कि क्या क्या चैप्टर का एग्ज़ाम होगा।
और हर एग्ज़ाम के पहले 2 से 3 दिन का छुट्टी दिया हुआ है। तो आप वो 2 से 3 दिन का पीरियड में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या चैप्टर्स का यही काम करेंगे जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, और अपने आप को टेस्ट करेंगे कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, और ये एक फ्लो में जब चलेगा ना, तो आप देखोगे पहला दूसरा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तीसरा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चौथा पांचवा से तो आपको एक रिदम मिलने लग जाएगा। और ये मॉक टेस्ट सीरीज से एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आपको लगेगा मेरे को जाना है, मेरे को टेस्ट देना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के बारे में ऐसे एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे देख सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट रिविजन। सेकेंड रिविजन क्या करोगे? सेकेंड रिविजन आपका चालू हो जाएगा 10 नवंबर से और ये चलेगा 28 नवंबर तक। इस पीरियड में हम लोग सेकेंड रिविजन करेंगे। सेकेंड रिविजन में हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड रिविजन में हम लोग लेके बैठ जाते हैं पास्ट पेपर्स जितना भी आया है आज तक। ठीक है, जो भी आपके न्यू सिलेबस का आप वही उठाओगे, और अगर समय बचता है तो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी उठा लोगे, और उसमें जो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हो सकता है इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप क्लासेस में या पहले कर चुके हैं, बट फिर से एक बार देखोगे और उसका एक बर्ड आई व्यू तैयार करोगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर से या कौन सा क्वेश्चंस कितनी बार एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, तो वो एनालिसिस आपको करना है। ऐसे तो कई बार आपको किया हुआ मिल जाता है, बट खुद से करने का फ़ायदा है। जब आप खुद से करते हो दिमाग में बैठ जाता है, किया हुआ ले लेते हो तो दिमाग में नहीं बैठता है, बस लगता है हाँ आया आया, राइट। तो ये खुद से करना है हर सब्जेक्ट का, और उसका एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस मतलब आप पूरा प्योर रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बट रफली आप एक ब्लैंक कागज़ लेकर ट्राई कर रहे हो कि वो हो रहा है कि नहीं। पूरा अच्छे से सजा के कभी नहीं करना। ये रिटन प्रैक्टिस में भी अच्छे से सजा के कुछ नहीं कर रहे हम बस कोशिश करें कि हम बिना देखे सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। तो रफली अटेम्प्ट करना है। कितना करना चाहिए? कम से कम पास्ट 6 पेपर्स तक जाना चाहिए। ठीक है, अगर 6 नहीं है तो 5 ही सही, 5 नहीं है तो 4 ही सही, जितना अवेलेबल है उसमें पास्ट 6 तक जाने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज़ सेकेंड रिवीजन। और इस सेकेंड रिवीजन में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी आपकी फेज़ 2 ऑफ मॉक टेस्ट संग्राम के थ्रू। मॉक टेस्ट संग्राम का जो फेज़ 2 है वो इसी रिवीजन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। ये चालू होगा 20 नवंबर से और ख़त्म होगा 28 नवंबर तक, और ये पूरा एग्ज़ाम का फील आपको दिला देता है कि 20 नवंबर से 28 नवंबर जो रूटीन है वो एग्जैक्टली मेन एग्ज़ाम का जैसा रूटीन है। एग्जैक्टली लाइक मेन एग्ज़ाम। आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एक दिन में मेरे को कैसे पढ़ना है, एक दिन में कैसे पढ़ना है। आपका जैसे 20th को एग्ज़ाम है तो फिर जैसे एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा वैसे 22 को अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो, और अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 20, 21, 22, 23 आपको लगातार एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। और यहाँ इस पीरियड में जब आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, एक दिन में मैं तो ये पढ़ ही नहीं पाया, वो पढ़ ही नहीं पाया, ऐसे पढ़ना चाहिए था, वैसे पढ़ना चाहिए था। एक एक एग्ज़ाम दे दे के रियलाइजेशन होगा, और अंदर में जो एग्ज़ाम का डर बैठा हुआ वो सब खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे। वो डर को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार एग्ज़ाम देना। नहीं तो आप क्या होगा ना, ये अगर आप मॉक टेस्ट में नहीं जाते हो तो क्या होता है कि आपको इसके होने वाले जो अंदर में डर है वो उसका सामना सीधा मेन एग्ज़ाम में करना पड़ता है, और फिर उस समय वो हैंडल ही नहीं होता। तो फिर उसका कोई भी मेकअप होगा तो जाकर अगला टर्म में ही होगा। तो वो अगला टर्म को बचाना है तो ये मॉक दे के अपने आप को नलीफाई, न्यूट्रलाइज कर लो कि हम पैनिक नहीं हो रहे हैं, हम एंग्जाइटी में नहीं फंसे हैं, हम बना पा रहे स्ट्रेटजी कि हम कैसे एक दिन में पढ़ लेंगे, हम कैसे चीज़ों को ईज़िली रिवाइज कर लें, क्या क्या चीज़ नहीं हो पाता है, क्या क्या चीज़ हो पाता है, तो वो सब आपको क्लिक करने लगेगा। और इस पूरे सीरीज़ में जैसे टीम आपके साथ रहेगा तो हर समय आपको एक हैंड होल्डिंग मिलता रहेगा। द थर्ड रिविज़न विल कम फ्रॉम 29 नवंबर टू 7 दिसंबर। 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक क्या चलने वाला है? थर्ड रिवीजन चलने वाला है। तो इस थर्ड रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो 2 एग्ज़ाम दिए उसकी गलतियों को स्टडी करते हैं कि हम आगे अपने मेन एग्ज़ाम में वो गलती ना करें,
और हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ अभी MCQs पे रहेगा, या फिर कोई थ्योरी जो नेग्लेक्टेड एरियाज़ है वो एरियाज़ पे रहेगा जो अभी तक उतने अच्छे से नहीं किए थे। जैसे आपने फोकस तो ज़्यादातर वो 40% पे किया और फिर उसके बाद बाकी को तो इधर से हैंडल किया, तो बाकी का जो भी अब बचा कुचा रह गया था दिमाग में कि ये थोड़ा देख लेते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं, उसको रिव्यू कर करके हम लोग पक्का कर लेते हैं। बट मेन फोकस MCQs पे भी, MCQ 30 मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चे MCQs को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो MCQs को सिर्फ बोलते हैं एग्ज़ाम है जाके डायरेक्टली हैंडल कर लेंगे, बट डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं होने से उस MCQ में मार्क्स नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो MCQ में ही मिलते हैं, वो फिर नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लासेस में मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे फोकस MCQ और थ्योरी एरियाज़ पे रहेगा। और इसके बाद आप 7 दिसंबर को पढ़ाई छोड़ दे रहे हो क्योंकि 10 दिसंबर से मेन एग्ज़ाम है। तो 10 दिसंबर से अगर मेन एग्ज़ाम है तो आप 8 तारीख 9 तारीख अपना मेन एग्ज़ाम का तैयारी में लग जाएंगे। और मेन एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है उन सब के लिए मेरा अगला वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। एग्ज़ाम हॉल को कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है, वो सब आपको मैं लिंक्स में दे दूंगा, आप उससे देख के ज़रूर एक बार समझ सकते हैं। बट अभी उतना दूर नहीं जाकर आपको अपने माइंड में ये सजाना है कि आपको फर्स्ट पीरियड में क्या करना है। पीरियड 1 इज़ 11 से 27। तो अगर क्लासेस बाकी है तो फटाफट कंप्लीट करो, और क्लासेस जिनका ख़त्म हो गया है उनका तो एक एज आ जाएगा बाय वे ऑफ वर्किंग ऑन ब्रह्मास्त्र, राइट। समरी नोट्स बनाना शुरू करो। अब जिनका समरी नोट्स अभी नहीं बन पा रहा है वो यहाँ पे बनाने का कोशिश करो, जिनका यहाँ नहीं बन पाएगा वो थोड़ा यहाँ बनाएगा। कुछ ना कुछ इस प्रोसेस में ध्यान रखना, छूटता है तो छूटता है, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाना है। कुछ कुछ चैप्टर छूटते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। बट स्टार्टिंग हमेशा ब्रह्मास्त्र से ही करना है। 40% को पहले ग्रिप में लिया, हो सकता है उसका समरी नोट्स प्रॉपर बन गया, बाकी का नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पेपर एनालिसिस किया, 6 का नहीं कर पाए, 3 का किया, बट आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें सबका चाहिए, MCQ किया, थ्योरी नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। एग्ज़ाम तो देंगे ही देंगे, ये तो आपको सोच के चलना ही है। अब इस जर्नी में ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ द अल्टीमेट की। बात सुनना बहुत आसान है, बात को करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू सक्सेस। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और आप थोड़ा सा हमारा सुपरविज़न चाहते हो अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो बेस्ट ये है कि आप SJC का मॉक टेस्ट संग्राम को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर देखो कि इस जो प्लान है ना, इसका 80% तो एग्जीक्यूट होना ही है, ठीक है। बाकी इतना ही है। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो ज़रूर अपने चहेतों के साथ शेयर करिएगा। जो चहेते नहीं हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट कम्युनिटी का भला तो हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास होंगे तो CMA कम्युनिटी पे लोग भरोसा ज़्यादा करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। ध्यान रखें अपना।